हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो वस्तुओं का समूहीकरण, और 1 से 5 चैप्टर तक हम लोगों ने पहले ही डाल चुके हैं। ठीक, अगर यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे घरों में और आसपास बहुत सी वस्तुएं होती है। दिए गए चित्र में आपको विविध वस्तुएं दिखाई दे रहा है। ठीक, ये हमें दिख रहा है कि अलग अलग टाइप से वस्तुएं जो होती है। फुटबॉल है, इसका आकार कुछ और है, इसका कुर्सी का आकार कुछ और है, यानी अलग अलग विविध यानी बहुत सारा आकार होता है किसी भी वस्तु का। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ से हम लोग इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखिए। हर वस्तु अपने अपने गुणों एवं उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, बनावट अलग अलग हैं। आइए इनके गुणों का अध्ययन करें। जो ये सब वस्तु है यहाँ पे, इसका अलग अलग जगहों पर क्या है, यूज है, अलग अलग यूज है। उसके बाद यहाँ से क्रियाकलाप फर्स्ट के माध्यम से आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। आपके इस संग्रह में बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, जैसे कील, खुरपी, पहिया, बल्ला, रैकेट, गेंद, ऊन, चौक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबर, साबुन, माचिस का डब्बा, फल, नमक, आलू, चावल, दाल, चॉकलेट, यानी ये सारी वस्तुएं यहाँ पे हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। कहीं किसी का और काम है तो कहीं और, यानी उसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग काम होता है उसके, जिसके कारण वो अंतर पाया जाता है कि ये दूसरे काम के लिए है तो ये वस्तु दूसरे काम के लिए है। नेक्स्ट है कि इन वस्तुओं को देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये वस्तुएं किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए वस्तु का नाम दिया हुआ है और किस चीज़ से बना है उसको यहाँ पे लिखना है। गेंद जो प्लास्टिक या रबड़ का बना हुआ रहता है, कुर्सी लकड़ी और लोहा प्लास्टिक तीनों का रहता है। हथौड़ा क्या हो जाएगा, तो ये लोहा का हो जाएगा। पेन आपका प्लास्टिक का हो जाएगा। इससे आप लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तो उनकी पहचान सरलता से ही की जा सकती है। इस क्रिया को समूहन कहते हैं। यानी क्या, किसी भी चीज़ है अलग अलग के लिए हम लोग अगर यदि उसका गुण क्या है कि वो किस तरीके से है, किसका आकार कैसा है, उसका यूज क्या है, उसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका जो हम लोग पहचान करते हैं यही हमारा समूहन कहलाता है। ठीक, अब क्रियाकलाप 2 है कि आपने क्रियाकलाप 1 में जिन सामग्रियों को एकत्रित किया है उन्हें अब निम्न तरीकों से वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। ये लकड़ी जो है पेंसिल हो सकता है, बेंच, डेस्क, दरवाज़ा, इस सारी चीज़ से लकड़ी बन सकता है। प्लास्टिक से पेंसिल बॉक्स बन सकता है। कागज़ से क्या बन सकता है, तो किताब बन सकता है। चमड़ा से क्या बन सकता है, तो वो जो ढोल का आगे वाला हिस्सा रहता है वो बन सकता है। रुई से क्या हो सकता है, तो रुई से वही गद्दा को हम लोग अंदर में बना सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका था हम लोगों का यूज। अब देखिए उसका आकृति किस तरीके से होता है। जैसे गेंद और फुटबॉल रहता है तो उसका गोलाकार आकृति होता है। बेंच डेस्क रहता है तो इसका जो आयताकार आकृति होता है। गिलास का आकार जो है सो बेलनाकार, यानी अलग अलग वस्तुओं का आकार भी अलग अलग से होता है। चलिए उसके बाद से है कि आप समझ सकते हैं कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाए। यह पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है, साथ ही यह हमारे उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। जैसे कांच का हथौड़ा सजावटी वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उसे किसी वस्तु पर प्रहार करने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। आइए हम देखें कि पदार्थ के वे क्या गुण है जिनका उपयोग निर्भर करता है। ठीक, यानी क्या चीज़ दें जो कि वस्तु हमारा अच्छे से काम करे। ऐसा नहीं कि जैसे प्लास्टिक की जगह पर हम लोग लोहा का यूज़ करेंगे और लोहा की जगह पर प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को घाटा लगेगा। ठीक, चलिए पदार्थ का गुण। कुछ पदार्थ देखने में चमकीला होता है, कुछ नहीं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के बर्तन एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। लकड़ी इन तीनों से अलग दिखती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें पेंट कर चमकाया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से उनमें चमक नहीं होती। आमतौर पर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है वे धातु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ये सारे चीज़ जो है सो क्या होता है कि नेचुरली यानी पहले से ही ये चमकता है, जहाँ से भी निकलता है वहीं से मतलब उसको पाया जाता है। तो सोना को तो वो चमकदार के रूप में ही पाया जाता है। ठीक, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिसके ऊपर हम लोग कुछ पेंट उंट करके चढ़ा सकते हैं और उसका चमकीला बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है ये पेंट द्वारा चमक एवं वास्तविक धात्विक चमक। ये था क्या आपका, पेंट के द्वारा किया गया है। और ये पहले से वास्तविक धात्विक चमक, यानी ये सोना का देखिए पहले से रंग रूप ऐसा ही है। इसमें तो कलर किया गया है लेकिन इसमें बिना कलर का ही ऐसे है। तो संपीडितता, अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि संपीडितता क्या होता है, किसी को दबाने की क्षमता जो होता है
चलिए, एक नंबर में है क्रियाकलाप कांच की ये गोली को हाथ में दबाने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद क्या इसका आकार बदला, मिट्टी को गीला करके उसकी एक गोली बनाइए, फिर उसे दबाइए। क्या इसका आकार बदला, देखिए जो हार्ड चीज़ रहेगा उसका हम लोग दबाएंगे तो उसका आकृति नहीं बदलेगा, और जैसे ही हम लोग जोर से दबाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक, तो दबाने पर किसका आकृति बदलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गीली मिट्टी की गोली को सुखाकर दबाने का प्रयत्न कीजिए। क्या होता है, जब अपने विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो कुछ को दबाना आसान होता है और कुछ को कठिन। ठीक, तो जो लोहा हो जाए, आपका मिट्टी का वो जो बर्तन बोला जा रहा है वो जाए, वो सबको हम लोग अगर यदि जोर से दबाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो चलिए यहाँ से पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है उससे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाना कठिन होता है उससे कठोर पदार्थ कहलाता है। देखिए जो उसको हम आसानी से दबा सकते हैं, जैसे बैलून हो गया, अगर यदि उसको फुला के दबाएंगे तो हम लोग आराम से दबा सकते हैं, तो उस वस्तु को हम लोग कोमल पदार्थ बोलेंगे। और जैसे लोहा या फिर कोई पत्थर हो गया, इस सब को हम लोग अगर यदि दबाएंगे तो फिर से क्या होगा कि नहीं दबेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कठोर पदार्थ। ठीक, इस तरीके से आप लोग छांट सकते हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद घुलनशीलता क्या होता है, ठीक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। कितना वो मतलब पानी के अंदर घुलता है फिर नहीं घुलता है। कांच के अलग अलग गिलासों में एक नमक, रेत, चीनी, मिट्टी का तेल, चौक का पाउडर ले लीजिए। ठीक, उसके बाद प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भर दीजिए। एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तुओं को चलाइए और फिर निरीक्षण कीजिए। क्या कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, इनकी सूची बनाइए। देखिए यहाँ पे नमक को अगर यदि डालेंगे तो ये घुल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रेत, बालू को अगर यदि डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा, ये आपका यहाँ पे नहीं घुलेगा, ये आपका घुल जाएगा। चीनी भी आपका क्या घुल जाएगा। ठीक, ऐसे करके आप लोग यहाँ भी और डाल सकते हैं, जैसे मिट्टी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ डाल सकते हैं जैसे कुछ भी मतलब पदार्थ को डाल सकते हैं आप, घुलता है नहीं घुलता है, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग आप लोग कर सकते हैं। ठीक, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील कहते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उसे जल में घुलनशील नहीं कहते हैं। कुछ पदार्थ अघुल ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते परंतु दूसरे किसी तरह में घुल जाता है, जैसे नमक का पानी में घुल जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे पर तेल नहीं घुलता है। इसी तरह मिट्टी का तेल जल में नहीं घुलता परंतु पेट्रोल में घुलनशील है। देखिए अलग अलग चीज़ से अलग अलग, जैसे अगर पानी है उसके ऊपर हम लोग तेल डालेंगे तो घुलनशील होगा नहीं, उसका जो लेयर रहेगा ऊपर में ही रह जाएगा। ठीक, और इसी तरह मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का तेल जब हम लोग पेट्रोल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। देखिए अलग अलग से एक गुण पाया जाता है। कुछ गैसें भी जल में विलेय हैं जबकि कोई गैसें जल में अघुलनशील है। जल में घुलने वाली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस है, जो जलीय जीवों और पौधों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो पानी में क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है सो आसानी से घुल सकता है। ठीक, और कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये घुलता है कि नहीं घुलता है, तो एक प्रयोग से, जैसे कि मछली या कोई भी जलीय जीव पानी के अंदर रहता है। ठीक, तो उसका दो गलफड़ा होता है, एक तो बाहर वातावरण से लेने के लिए, और जिससे मेढक का दो रहता है। ठीक, मछली का सिर्फ एक ही पानी पर ही सांस ले सकता है, तो उसके लिए क्या करता है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है वहीं से वे अपना श्वसन करते हैं। चलिए, सूखे पत्ते, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज़ की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक में बटन आदि को लीजिए। इन्हें पानी से भरी एक बाल्टी में डाल दीजिए। इनमें से कौन से पदार्थ जल की सतह पर तैरते हैं और कौन से पदार्थ डूब जाते हैं, इनकी सूची बनाइए। ठीक, जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। जैसे अगर यदि कोई भी बोतल को हम लोग खुला छोड़ देंगे जैसे, तो वो क्या करेगा, जैसे ऊपर में ही रह जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्प्लावकता पदार्थ। कोई भी पदार्थ अगर यदि वो डूब जाता है तो फिर वो हमारा उत्प्लावकता पदार्थ नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट मैग्नेटिज्म यानी चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। आप पेन, पेंसिल, कपास, रबर, चौक, लोहे के कुछ कील, ऑल्फिन, सिक्के आदि को टेबल पर अलग अलग रखिए। एक छड़ चुंबक शिक्षक उपलब्ध कराएंगे, लीजिए और प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से ले जाइए। अपने निरीक्षण के द्वारा नीचे दी गई सारणी को भरिए। ये सब आपका स्कूल वाला काम है, आप लोग सर को बोल सकते हैं इस सबका काम के लिए। ठीक, चुंबकीय इन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है। वे चुंबकीय तथा जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींचते हैं उससे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुएं चुंबकीय होता है, जबकि लकड़ी, प्लास्टिक ये सारी चीज़ें अचुंबकीय होता है। ठीक, यानी होता क्या है कि जो अगर यदि हम किसी भी चुंबक के सामने कोई भी पदार्थ ले जाए, ठीक, अगर वो उसके ओर चले जाए यानी उसके ओर मतलब अटैक कर मैंने अपने दोनों में सटने का प्रयास करें, तो उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और एक होता है कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, अगर यदि सटा भी दिए तो उतना आसानी से नहीं चिपकेगा। ठीक, तो उसको हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
चलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पारदर्शिता है। ठीक, अपने दुकानों में देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों का दुकानदार शीशे या प्लास्टिक के जार में रखते हैं। अगर इन सबको कूट के डब्बों या लकड़ी के टिन में रखा जाए तो क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पारदर्शी डिब्बा ये दिखाई देता है, और यहाँ पे अगर यदि कूट में रखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये जो हमें बाहर से ही दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। ठीक, आप आस पार उसको दिख रहा है कि इधर से क्या है और उधर से भी क्या है। ठीक, और इसमें रख देंगे तो हमें आर पार नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम लोग अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। आंसर में आए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, इन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक ऐसे ही पदार्थ हैं जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे हम लोग देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच के अंदर आर पार हम लोग देख सकते हैं, जल के अंदर देख सकते हैं, हवा के अंदर देख सकते हैं। बल्कि कुछ ऐसा वस्तु होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे किताब रखें आगे पर, अगर यदि देखें तो वो हमें आर पार नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम लोग अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज जैसे वस्तुओं को उससे आर पार देखा जा सकता है, पर आकृतियाँ बहुत स्पष्ट नहीं होती, ऐसे पदार्थों को पारभासी कहते हैं। जैसे अगर यदि कहीं पे तेल आपका पेज में गिर गया, ठीक, अब देखेंगे इस पार से उस पार तो हल्का हल्का दिखाई देगा, यानी तेल देने से उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पारदर्शी का जो गुण होता है वो आ जाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे है कांच, अपारदर्शी। ठीक, यहाँ पे आर पार दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको अपारदर्शी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको पारभासी बोलेंगे, और पूरा दिखाई दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसको पारदर्शी। ठीक, उसके बाद है कि अपने या जाना के पदार्थ विभिन्न प्रकार के दिखते हैं, वे जल में तैर अथवा डूब भी सकते हैं। चलिए उसके बाद है कि वे पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी हो सकते हैं। इन्हीं गुणों को आधार मानकर इनका समूहीकरण किया जा सकता है। और हाँ, हमें पदार्थों का समूहीकरण उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर करना होता है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पदार्थों का समूह में रखने की आवश्यकता क्यों करती है। जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं। रसोई घर या दवाखानों में आपने वस्तुओं का भंडारण देखा होगा, जहाँ एक वस्तु एक साथ रखी होती है। इस प्रकार व्यवस्था द्वारा वस्तु को ढूंढना आसान होता है। जैसे कि अगर यदि बोला जाए कि वैसा हम लोग भेद करके क्यों करेंगे। ठीक, जैसे अगर यदि एक रूम है, ठीक, एक रूम के अंदर हम लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें रखनी है। जैसे किताब के लिए अलग जगह है, उसके बाद कोई भी कलम के लिए अलग जगह है, कोई और वस्तु है तो उसके लिए अलग जगह है। ठीक, वो हम अलग अलग रखेंगे तो हम कहीं से भी खोजेंगे तो तुरंत हमें मिल जाएगा, लेकिन यही सब मिला के एक जगह रखेंगे तो हमें दिक्कत पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए जो पदार्थों का समूहीकरण होता है वो बहुत आवश्यक है हमारे लाइफ में। उसके बाद इस प्रकार व्यवस्था द्वारा विशेष वस्तु को ढूंढना आसान होता है। इसी प्रकार का समीकरण किराना की दुकान या पुस्तकालय में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूहीकरण का एक और लाभ यह भी है कि इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन एवं दिख रहे पैटर्नों का अवलोकन सरल हो जाता है। और हम लोग ये भी भेद कर सकते हैं कि उसमें दोनों में विभिन्नता क्या है। ठीक, तो यही था आपका चैप्टर, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी इसका करेंगे, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय